दोस्तों, हमारे देश की रक्षा में हमारे भारत के वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति तो देते ही हैं। अपना सब कुछ न्योछावर करके देश के लिए जान दे देना, देशभक्ति की इससे बड़ी मिसाल तो कोई और हो ही नहीं सकती। मगर आज की ये कहानी, ये गाथा हमें सिखाती है कि किस तरह से एक कॉमन मैन जो कि आर्मी में नहीं है, वो भी अपने देश के लिए किस तरह से अपना योगदान दे सकता है। आज की ये कहानी एक ऐसे वकील की कहानी है जो पूरे ब्रिटिश एम्पायर से अकेले ही लड़ गया। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसे भारतीय के बारे में जो ब्रिटिशर्स की ही कोर्ट में ब्रिटिशर्स से ही लंदन में भिड़ गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर पाटीदार, आप देख रहे हैं साहित्य ट्यूबर और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में हमारे प्यारे देश भारत, इसकी महान संस्कृति और भारत के महान वीरों क्रांतिकारियों की गाथाएं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके लिए हमने शौर्य गाथा नाम से एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स में मैंने आप लोगों के साथ में छत्रपति संभाजी महाराज और शहीद भगत सिंह की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करी। शौर्य गाथा के आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सी शंकरन नायर जी के बारे में। एक ऐसा भारतीय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अकेला ही अंग्रेजों से भिड़ पड़ा। ये गाथा है शंकरन नायर जी की, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी डायर को कोर्ट तक घसीट दिया। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 भी इन्हीं की कहानी पर बेस्ड है। और वैसे दोस्तों, शंकरन नायर जी ने जिस व्यक्ति को कोर्ट तक घसीट दिया जलियांवाला बाग इंसिडेंट के कारण, वो व्यक्ति जनरल डायर था ही नहीं, जिसने कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट में गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया। तो फिर शंकरन नायर जी ने केस किससे लड़ा, सरदार उधम सिंह ने किस डायर को मारा, ये चीज मैं आज आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। वैसे दोस्तों, मैंने आप लोगों को शौर्य गाथा के पिछले वाले एपिसोड जो कि शहीद भगत सिंह जी से रिलेटेड था, उसमें बताया था कि किस तरह से पूरे भारत भर में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। हर तरफ से क्रांतिकारी साइमन कमीशन का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। वैसे वो वाला एपिसोड भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध में पूरे भारत भर में विरोध चल रहे थे। कई सारे भारतीय क्रांतिकारी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि शंकरन नायर जी साइमन कमीशन से कोऑपरेट कर रहे थे, तो आप लोग हैरान तो होंगे ही। और आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिरकार जहां पूरे भारत भर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहीं शंकरन नायर जी उसके लिए कोऑपरेट क्यों करना चाहते थे, ये भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जल्दी से साहित्य ट्यूबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोगों को ऐसे ही कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, 1857 की क्रांति, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें पूरे भारत भर से इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ आ चुके थे। भारतवासी भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इस क्रांति ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था और पूरे भारत भर में फैल चुकी थी। भारत के कई सारे वीर, कई सारे क्रांतिकारी अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, अपने देश को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मगर दुर्भाग्यवश ये क्रांति में भारतीयों की हार हुई और बाद में अंग्रेज इतनी बड़ी क्रांति को केवल एक सैनिक विद्रोह कहने लगे। अब 1857 की क्रांति में भारतीय सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इसने पूरे भारत भर में भारत के लोगों में आजादी के लिए एक अलग ही जुनून भर दिया। यहाँ से एक ऐसी चिंगारी उठी जिससे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के दिल में आजादी की आग को जलाए रखा। और इसी टाइम पे 11 जुलाई 1857 को मद्रास के पलक्कड़ में जन्म होता है चेट्टूर शंकरन नायर जी का। इनके फादर ब्रिटिश गवर्नमेंट में तहसीलदार थे। शंकरन नायर जी का एजुकेशन स्टार्टिंग में तो ट्रेडिशनल तरीके से हुआ, उसके बाद में वे मद्रास के एक स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। वे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थे। इसके बाद में वे 1877 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं और इसी के बाद 1879 में मद्रास लॉ कॉलेज से अपनी मद्रास की डिग्री। आखिरकार वो 1880 में अपनी लॉ की प्रैक्टिसिंग शुरू कर देते हैं। एजुकेशन में तो वो ब्रिलियंट थे ही, लेकिन धीरे धीरे लॉ में भी उनकी खासी पकड़ होती जा रही थी और धीरे धीरे उनका लॉ में टैलेंट एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। वैसे दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि शंकरन नायर जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 1897 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। 1906 से 1908 तक वो एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास रहे।
इसके बाद में 1908 से 1915 तक मद्रास हाई कोर्ट में एज ए जज उन्होंने सर्व किया। अब उनका वन ऑफ द मोस्ट नोन जजमेंट, जो कि फेमस जजमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो हिंदू धर्म में कन्वर्जन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्जन को पूरी तरह से जस्टिफाई किया। इसके पहले अगर कोई अपना धर्म चेंज करके हिंदू हो जाता है तो उसे कास्ट से बाहर माना जाता था, उसे जाति से बाहर माना जाता था। मगर शंकरन नायर जी के इस जजमेंट के बाद में हिंदू धर्म में कन्वर्जन जस्टिफाइड था और उनका कहना था कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो जाता है तो वो कास्ट से बाहर नहीं होगा। उनकी लीगेसी इसी तरह से बरकरार रही और आखिरकार 1915 में वो वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बन गए। अब यहाँ पे उनके अंडर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर काम था और वैसे उस टाइम पे इतनी बड़ी पोस्ट किसी इंडियन के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैक्सिमम जो पोस्ट होती थी उन पे अंग्रेज ही रहते थे, इंडियंस को मौका बहुत कम मिलता था। अब 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए एक रिपोर्ट भेजी, मगर इसमें कुछ चीजें शंकरन नायर जी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसको ओपनली क्रिटिसाइज किया और ब्रिटिशर्स को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने सजेशंस दिए और ब्रिटिशर्स ने उनके सजेशंस को माना भी। अब आप उनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कितने बड़े पद पे थे। उनका मानना था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट में रह के भारतीयों का भला कर सकते हैं, कानून की मदद से कई सारी चीजों को भारतीयों के पक्ष में कर सकते हैं। मगर जल्द ही एक ऐसा दिन आने वाला था जिसके बाद उन्हें खुद की ये बात गलत लगने वाली थी। अब इसी साल हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने रोलेट एक्ट को पास कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अंग्रेज किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे और उसे बिना जजमेंट के, बिना कोर्ट कार्रवाई के आजीवन कारावास की सजा दे सकते थे। अब रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत भर में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। अब इसी के बीच में 10 अप्रैल 1919 को दो भारतीय क्रांतिकारी डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल सिंह जी को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। अब इससे लोगों का गुस्सा बढ़ चुका था और आंदोलन और भी बड़ा होता जा रहा था। पंजाब के कई सारे एरियाज में प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। अब इसी के बीच में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए और पीसफुली रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। जलियांवाला बाग में हजारों भारतीय इकट्ठे हुए थे जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी थी। मगर ये सब इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि कुछ देर बाद इनके साथ क्या होने वाला है। अब ब्रिगेडियर जनरल हेनरी डायर अपने ट्रूप्स के साथ में जलियांवाला बाग में इंटर होता है। वो अपने साथ में 90 सैनिक लाया था और सबको पोजीशन दिलवाने लग जाता है। अब इधर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए इनोसेंट भारतीय पूरी तरह से अनजान थे। वो सोचने लग गए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ये लोग कर क्या रहे हैं। वहां इकट्ठे हुए भारतीय कुछ समझ पाए और रिएक्ट कर पाए उससे पहले ही जनरल डायर बिना किसी वार्निंग के फायर करवा देता है। उसके साथ में आए कुछ सैनिक कहते भी हैं कि सर एक बार वार्निंग तो दे दें, लेकिन वो पूरी तरह से मना कर देता है। जलियांवाला बाग में एक ही एग्जिट थी जिसे जनरल डायर ब्लॉक कर देता है और फायरिंग चलती रहती है। जनरल डायर के साथ में आए कुछ सैनिक तो पहले हवा में फायर करते हैं, लेकिन जनरल डायर उनके पास में जाकर कहता है कि भीड़ पर गोली चलाओ और जहां ज्यादा लोग इकट्ठे हैं वहां पर गोलियां चलाओ। गोलियों से बचने के लिए भारतीय इधर से उधर भागते हैं। पूरे बाग में भगदड़ मच चुकी होती है। कई लोग दीवारों से बाहर कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची थी जिससे वो कूद नहीं पाते। जलियांवाला बाग में एक कुआं था। कई सारे लोग तो जान बचाने के लिए उस कुएं तक में कूद गए। लगभग 10 से 15 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। 10 से 15 मिनट में गोलियों के 1650 राउंड फायर किए जा चुके थे। यहाँ तक कि जनरल डायर अपने साथ में 2 कार्स भी लेके आया था जिनमें मशीन गन थी। मगर जलियांवाला बाग की जो एंट्रेंस थी वो बहुत सकरी थी, जिससे कि उन कार्स को अंदर नहीं लाया जा सका। दोस्तों, इस हत्याकांड में कई सारे इनोसेंट भारतीय शहीद हो चुके थे, कई सारे इंजर्ड हो चुके थे और कई सारे अपाहिज हो चुके थे। ऑफिशियल नंबर की अगर बात करें तो घटना के बाद में जो हंटर कमीशन बनाया गया था, जो कि ब्रिटिशर्स का ही था, इसे ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल नंबर्स कह सकते हैं, तो इसके हिसाब से 319 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे और घायल होने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा थी। मगर ये असली फिगर्स थे ही नहीं, क्योंकि ये तो अंग्रेजों द्वारा बताए गए आंकड़े थे। जो असली आंकड़ा है उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हंटर कमीशन की ही रिपोर्ट के अनुसार 120 भारतीयों को तो 120 डेड बॉडीज को तो उस कुएं में से ही निकाला गया था जिसमें कि लोग बचने के लिए कूदे थे। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड था और इसे दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी।
हत्याकांड के बाद में उसी शाम को कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी न्यूज़पेपर में ये खबर थी ही नहीं। यहाँ तक कि एक विदेशी रिपोर्टर की न्यूज से दुनिया भर को ये पता चला कि भारत में क्या हुआ था। इसके बाद में दुनिया भर में अंग्रेजों को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, पूरे भारत भर में प्रोटेस्ट होने लगे और इसी के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो कि अंग्रेजों ने उन्हें दी थी, लिटरेचर में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ने के लिए उसे भी वापस कर दिया। इसी के बाद में गांधी जी ने 1920 में अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर पूरे भारत भर को गुस्सा आ रहा था, मगर जनरल डायर को अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, बिल्कुल भी मलाल नहीं था। और तो और इस पर उसका ये कहना था कि मैंने जो भी किया सही किया, इससे भारतीयों को सबक मिलेगा और वो आगे चल के कभी भी बगावत करने की कोशिश नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट का पता चलता है श्री शंकरन नायर जी को। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन दे देते हैं। अब उस टाइम पे एक भारतीय के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी चीज थी। अंग्रेज तक हैरान थे कि शंकरन नायर जी ने ये क्या किया। दोस्तों, इसके बाद में 1922 में श्री शंकरन नायर जी एक बुक लिखते हैं जिसका टाइटल था गांधी एंड एनार्की। इस बुक में श्री शंकरन नायर जी गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं उनकी अहिंसा के लिए, और इसी के साथ में वो उस टाइम के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को भी क्रिटिसाइज करते हैं और उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी ठहराते हैं। शंकरन नायर जी का कहना था कि ब्रिटिशर्स की गलत पॉलिसीज और माइकल ओ डायर की वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। माइकल ओ डायर ने ही जनरल डायर, जिसने कि जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने के ऑर्डर दिए थे, उसको सपोर्ट किया था, और वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ही था जिसने मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया था। इसके बाद में माइकल ओ डायर शंकरन नायर जी के ऊपर एक डिफॉर्मेशन केस फाइल कर देता है लंदन की ब्रिटिश कोर्ट में। अब दोस्तों, जिस कोर्ट में माइकल ओ डायर ने केस किया था शंकरन नायर जी के अगेंस्ट, वो पूरी तरह से अंग्रेजों की ही थी। वहां पे जजेस की पूरी जूरी अंग्रेजों की थी, ब्रिटिशर्स की थी। वहां पे बड़े से बड़े अंग्रेजों के वकील थे और शंकरन नायर जी अकेले। हम ये कह सकते हैं कि एक अकेला बंदा पूरे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने जा रहा था और दुनिया के इतने बड़े हत्याकांड के खिलाफ लीगल लड़ाई लड़ रहा था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भी माइकल ओ डायर और जनरल डायर को कुछ भी नहीं हुआ, बस उनकी जगह चेंज कर दी गई। जनरल डायर जो था, जिसने गोलियां चलाने के ऑर्डर्स दिए थे, उसे ब्रिटेन बुला लिया गया और उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। उस जनरल डायर को, जिसने कि जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने के ऑर्डर्स दिए थे, उसको 26,000 पाउंड का एक मॉनिटरी अमाउंट भी दिया गया। उसके लिए एक मॉनिटरी फंड रिलीज किया गया। इतने बड़े हत्याकांड के हत्यारे को उसकी सर्विस के लिए थैंक्स बोला गया। अब दोस्तों, माइकल ओ डायर और श्री शंकरन नायर जी कोर्ट में थे, एक दूसरे के आमने सामने। श्री शंकरन नायर जी ने माइकल डायर के खिलाफ अपनी पूरी आवाज उठाई। जब तक ये केस चला तब तक पूरी दुनिया की नजरें इस केस पर थी। पूरी दुनिया को जलियांवाला बाग हत्याकांड की असलियत पता चल रही थी। शंकरन नायर जी अपना पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन सामने वाले भी उनको घेरने में लगे हुए थे। जजेस की जो पूरी जूरी थी वो अंग्रेजों की थी, जो कि वैसे भी बाइस्ड थी। इतने सारे बड़े बड़े वकील अंग्रेजों के थे जो कि शंकरन नायर जी को अपोज कर रहे थे, और जगह भी अंग्रेजों की थी। शंकरन नायर जी ये केस हार जाते हैं। अब वो ये केस तो नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी महानता इस चीज में है कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। एक अकेला भारतीय इतने बड़े हत्याकांड के दोषी से अकेले भिड़ पड़ा, ये है उनकी महानता। इसके बाद में दोस्तों, उनसे 500 पाउंड का फाइन भी पे करवाया गया, जो कि आज के टाइम पे लगभग 50-60 लाख रुपए के बराबर होता है। जब शंकरन नायर जी को माइकल डायर से सॉरी बोलने को कहा गया, उससे माफी मांगने को कहा गया, तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। उनका मानना था कि इतने बड़े हत्याकांड के लिए सॉरी तो अंग्रेजों को बोलना चाहिए, और उन्होंने अपनी हार बिल्कुल नहीं मानी। अब दोस्तों, माइकल ओ डायर यहाँ पे तो जीत चुका था, यहाँ से तो बच चुका था, लेकिन कुछ ही साल बाद 1940 में सरदार उधम सिंह जी ने लंदन में घुस के माइकल ओ डायर को मार दिया। सरदार उधम सिंह जी ने माइकल डायर को शूट करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था। अब दोस्तों, इस केस के बाद में शंकरन नायर जी के जीवन से जुड़ा एक और किस्सा भी है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, उस टाइम पे भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया जा रहा था। हर तरफ से क्रांति
क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी साइमन कमीशन के विरोध में थे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये साइमन कमीशन क्या था। ये एक ऐसा कमीशन था जो कि इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी जो सबसे बुरी बात जो इंडियंस को लगी वो ये थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। आप इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हो और उसमें एक भी इंडियन नहीं है। जहां दूसरे क्रांतिकारी इसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, महेशंकरन नायर जी इसके लिए कोऑपरेट कर रहे थे। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे सोचने में आएगा कि जहां पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, वहां पे शंकरन नायर जी उसका सपोर्ट क्यों कर रहे थे, उसके साथ में कोऑपरेट क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शंकरन नायर जी का व्यू पॉइंट थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि साइमन कमीशन के साथ में कोऑपरेट करके इंडियंस के हित में रिफॉर्म्स करवाए जा सके। वो एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे कि इंडियंस के लिए और भी अच्छा किया जा सके। तो वो दूसरे क्रांतिकारियों के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि उनका तरीका अलग था। दोस्तों श्री शंकरन नायर जी दिल से एक सच्चे देशभक्त थे और आखिरकार 24 अप्रैल 1934 को 76 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा किए चले। उन्होंने देश के लिए जो किया, उनके योगदान को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। तो दोस्तों यही थी श्री शंकरन नायर जी की कहानी, केसरी चैप्टर 2 की असल कहानी। अब दोस्तों ये एक ऐसे रियल हीरो हैं जिनकी स्टोरी बहुत कम लोग जानते हैं। ऑनेस्टली बताऊं ना तो केसरी चैप्टर 2 के अनाउंसमेंट के पहले मैं भी इनके बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर अब जब हम श्री शंकरन नायर जी की लीगेसी के बारे में जानते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसे और भी भारतीयों के साथ में शेयर करें। तो मेरे इस मिशन में आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने ओपिनियंस कमेंट में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे देश के महान वीरों और महापुरुषों की गाथाओं के लिए आप साहित्य ट्यूबर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि शौर्य गाथा का अगला एपिसोड भारत के किस वीर के बारे में बनाएं, भारत माँ के किस बेटे या बेटी की कहानी शौर्य गाथा के अगले एपिसोड में हम आपके साथ में शेयर करें। तो चलिए मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।